हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग कॉमर्स विनर। अगर आप अच्छा कुछ देख रहे हैं तो वो कॉमर्स विनर देख रहे हैं। बेटा ये क्लास आपके 11th क्लास के जो बेसिक क्लासेस होती हैं, जैसे बिल्कुल अभी न्यू एडमिशंस होंगे बच्चों के जिन्होंने 10th क्वालिफाई के लिए जो कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं 11th कॉमर्स की, तो उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती है वर्डों में, तो हम क्लियर करते चलेंगे। जैसे मैं पहली बात करने वाला हूँ इस वीडियो में ईयर की। किसका मतलब ईयर। सर ईयर तो हमें पता है, क्यों समझाया जा रहा है। ध्यान से बेटा, अब तक आप 10th में पढ़ते थे, आपको कोई भी नॉलेज, बस आपको पता है कि एक ईयर ऐसी होती है जिसको हम कैलेंडर में देखते हैं। तो बेटा जो हमारे नॉर्मली सब घर पर होते हैं, कैलेंडर में जो ईयर दी जाती है उसको हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं। और हमें यह भी पता है कि वो स्टार्ट कब से होता है। वो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और कब फिनिश हो जाता है 31 दिसंबर। ये बात समझ में आती है। लेकिन ध्यान से, बीइंग ए अकाउंट स्टूडेंट, हम अकाउंट के स्टूडेंट हैं, तो होता क्या है यहाँ पर बेटे, हमारी जो ईयर्स है वो थोड़ी अलग होती है, डिफरेंट होती है। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रखा है? क्योंकि बेटा सीधी सी एक बात है, आगे जितनी एक टैक्स होता है। टैक्स क्या होता है? जब सरकार जब हम कोई अपनी कमाई करते हैं तो सरकार हमसे कहती है कि अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा हमें दो। अब कहोगे क्यों दें? बेटा उसकी फ्यूचर में फैसिलिटीज हमें मिलती है, जिसे हम टैक्स बोलते हैं। यानी कि अपनी कमाई का हिस्सा हम गवर्नमेंट को देते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है। ठीक है, उन्होंने भी अपनी जो ईयर्स हैं वो फाइनेंशियल ईयर्स इसी तरीके से बना रखी हैं, एक तरीके से। तो यहां पर जो आपकी फाइनेंशियल ईयर जो होती है वो आपकी 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर कब फिनिश हो जाती है? 31 मार्च। ध्यान से सुनिए, आपकी जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपके 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर कब फिनिश हो जाती है? 31 मार्च। आपने कई बार स्कूल में भी सुना होगा कि बेटा आपका सेशन अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो बेटा वो भी एक तरीके से, क्योंकि उसके भी एनपीओ बनते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जब आप 12th में आ जाओगे तो एक चैप्टर है, ठीक है, जिसे एनपीओ बोलते हैं हम। ठीक, तो वो भी फाइनेंशियल के बेस पर ही बनता है। किसके बेस पर बनेगा? फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर बनता है। इस वजह से आपका सेशन भी फाइनेंशियल ईयर के बेस पर ही स्टार्ट होता है। तो फाइनेंशियल ईयर का क्या होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। ये बात समझ में आती है। तो ये आपको ईयर है। आप सास, ये तो आपको ऑलरेडी पहले पता थी, लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए। ये बात समझ में आती है। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, अभी मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। अभी हम कुछ नई नई छोटी छोटी टर्म सीखते चलेंगे। ये बात क्लियर हो गई कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और फिनिश कब हो जाती है? 31 मार्च को। ठीक है, इसको राइट डाउन करें प्लीज। आइए फ्रेंड्स, कुछ और टर्म सीखते हैं। बेटा भी मैं ये लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है, ये आपको खुद पढ़नी है, लेकिन मैं इनको समझा रहा हूं। ध्यान से देखते हैं, ये बुक में से रीड करना है लेकिन समझाना मुझे। परचेस, परचेस का मतलब तो आप समझते ही होंगे। परचेस का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो मेरी एक शॉप है, ठीक है, अब इस शॉप में मैंने कुछ गुड्स परचेस किया। गुड्स का मतलब होता है बेटा माल। ठीक है, गुड्स का मतलब क्या होता है? कोई भी माल। यानी कि सपोज करो मेरी जो यहाँ पर शॉप है वो स्टेशनरी की है, तो स्टेशनरी में मैं क्या सोल्ड करूंगा? कॉपी, किताब से नोटबुक्स एंड पेन्स एंड पेंसिल एक्सेट्रा। तो बेटा वो मेरे लिए क्या होता है? एक माल होता है, यानी कि गुड्स होता है। ठीक है, तो जब मैं उसको परचेज करता हूं तो एक तरीके से वो मेरे लिए क्या बन जाता है? खर्चा हो जाता है। क्या हो जाता है? खर्चा, क्योंकि आपने वो क्या किया है? परचेज किया है। ये बात समझ में आती है। परचेज का मतलब जब हम खरीदते हैं। परचेज भी दो तरीके की होती है, एक तो होती है कैश और एक होती है उधार। जो कैश होती है उसको हम बोलते हैं यानी कि एट कैश, यानी कि नगद जो हमने खरीदा है। कैसे? सीधी हमने गुड्स परचेज करा और पेमेंट कर दी। लेकिन यहां पर बात आती है एट क्रेडिट, यानी कि हमने यहां पर गुड्स खरीदते समय पेमेंट नहीं करी। गुड्स परचेज करते समय हमने पेमेंट नहीं करी। ये बात समझ में आती है। तो सर जब गुड्स करते समय हम पेमेंट नहीं करी तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? बेटा ट्रीटमेंट अभी नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। परचेज दो तरह की हो सकती है, या तो आप कैश में खरीदोगे या क्या करोगे? क्रेडिट परचेज करोगे। ठीक है, अपने लेवल की बात करते हैं 11th क्लास के लिए। ठीक, तो जिससे हम उधार परचेज करते हैं, जरा ध्यान से देखना। एग्जाम्पल में ये हमारी शॉप है और मैंने जो है मिस्टर ए से परचेज किया है। किससे परचेज किया है? मिस्टर ए से। और मैंने इनको कोई भी पेमेंट अभी नहीं करी। तो बेटा मुझे बताओ, फ्यूचर में इसे तो पेमेंट करनी है, यानी कि पैसा तो लेगा।
तो इस वजह से इसे हम क्या बोल देते हैं, लेनदार। क्या बोल देते हैं, लेनदार। और इंग्लिश में जानते हैं उसका मतलब हम क्रेडिटर। कुल मिला के एक एक्सप्लेनेशन निकलती है, जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं, जिससे हमने उधार माल खरीदा, वो हमारे लिए होता है लेनदार यानी कि क्रेडिटर। ठीक है। लेकिन कुछ कुछ बच्चे कहते हैं सर ये सन्ड्री क्यों बोला जाता है, सन्ड्री क्रेडिटर भी तो लिखा जाता है। बेटा ध्यान से सुनो, यहां पर इंडिविजुअल एक ही क्रेडिटर है, यानी कि आपको पता है आपने गुड्स किससे परचेज करा है, मिस्टर ए से करा है, तो आप इनका अकाउंट मेंटेन कर दोगे। लेकिन सपोज करो अगर एक से ज्यादा है, 100 क्रेडिटर है, क्या 100 के अकाउंट अलग अलग बनाओगे? सर बनाने तो पड़ेंगे, लेकिन उनको बेटा एक कॉमन अकाउंट में भी तो एंटर करना पड़ेगा। यानी कि जब हमारे पास क्रेडिटर मोर देन 1 हो जाते हैं, तो हम वहां पर एक अकाउंट और लेके चलते हैं जिसका नाम होता है सन्ड्री क्रेडिटर। ये होते यही है, बस यहाँ पर इंडिविजुअल क्रेडिटर है, इस वजह से उसे क्रेडिटर बोल दिया। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमने उधार परचेस करी है, इस वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर। ये बात समझ में आती है आपके? क्लियर? ये टर्म्स आपको बुक में से रीड करनी है, ठीक है, बट मैं आपको बताता चलूंगा और एक्सप्लेन करता चलूंगा। अब बात करते हैं बेटा हम सेल की। क्या होता है सेल? ध्यान से, ये मेरी शॉप है और मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो बेटा ये जो सेल होती है एक तरह से हमारा रिवेन्यू होता है। रिवेन्यू का मतलब क्या कि भाई मेरी एक दुकान है, अगर मैं कुछ सोल्ड ही नहीं करूंगा क्या कुछ कमा पाऊंगा? नहीं। तो यानी कि जो मैंने कमाया एक तरह से रिवेन्यू कमाया। रिवेन्यू एक ऐसी चीज होती है जिसमें से अभी हमने कोई भी एक्सपेंसेस लेस नहीं किए, यानी कि जो कमाया है वही रिसीव करा है, अभी इसमें से कोई भी एक्सपेंसेस लेस नहीं किया गया, इस वजह से हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू। ठीक है। ध्यान से देखते हैं, सेल भी 2 टाइप्स की हो सकती है। यहाँ पर सेल का मतलब होता है गुड्स को बेचना। मैंने एग्जांपल में लिया था, मेरी दुकान स्टेशनरी की है और मैं बुक्स वगैरह सेल करता हूं, तो जो मैं बेच रहा हूं दिस इज माय सेल, यानी कि मेरी क्या है, सेल है। ठीक है। ये नगद भी हो सकती है, यानी कि एट कैश भी हो सकती है, एट क्रेडिट, ये उधार भी हो सकती है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, ध्यान से सुनना। अगर हमने किसी इंडिविजुअल इंसान को उधार दिया है, ठीक है, यानी कि हमने उसे सेल कर दी लेकिन उसने अभी पैसे हमें नहीं दिए। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मेरी एक शॉप है और मैंने मिस्टर ए को सेल किया, ठीक है। मिस्टर ए को मुझे पैसे देने थे, लेकिन मिस्टर ए ने मुझको कोई भी अमाउंट नहीं दी है, तो इसलिए बिजनेस की टर्म्स में, अकाउंट की टर्म्स में ये मेरे लिए हो जाएंगे डेटर। डेटर का मतलब होता है देनदार, यानी कि जिसको हमने गुड सोल्ड किया है वो हमें फ्यूचर में पैसे देगा, इसलिए ये बन जाती है हमारे क्या, देनदार। ये बात समझ में आती है? अगर ये इंडिविजुअल है तो हम उसे डेटर वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे यहाँ पर डेटर्स हैं, भाई कस्टमर तो बहुत सारे हो सकते हैं, जरूर ना एक ही रहेगा। अगर एक ही रहेगा तो बिजनेस कैसे रन करेगा? अब हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो इंक्रीज हो गए, यानी कि मोर देन वन है। तो इस केस में जो बहुत सारे आपके जो कस्टमर हैं उनको बोला जाता है सन्ड्री डेटर्स। लेकिन ये कब होता है, ध्यान से, अगर आपने उधार सेल करी है तो, अगर आपने उधार माल बेचा है, उधार यानी कि क्रेडिट गुड्स सोल्ड किया है, ठीक है, अगर एक को किया है तो वो डेटर्स कहलाता है, अगर आपने एक से ज्यादा को सेल किया है तो वो सन्ड्री डेटर कहलाता है। ये बात समझ में आती है? ये बेटा मैं कोई आपको चैप्टर नहीं करा रहा, मैं बस आपको क्या करा रहा हूं, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं, ये टर्म्स हमें पता होनी चाहिए बीइंग अ अकाउंट स्टूडेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये करनी जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, आप रट सकते हो लेकिन कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और टर्म्स भी सीखते हैं जो अभी आपको सीखनी है। वेजेस और सैलरी। वैसे तो कहने के लिए ये दोनों ही एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि आपने किसी का बेनिफिट ले लिया हो और उसके बदले में पेमेंट करी है। जरा एक एग्जांपल से समझते हैं अच्छी तरीके से। देखो लिखा हो, वेजेस का मतलब मजदूरी और सैलरी का मतलब वेतन। पहले हम वेजेस को समझते हैं, उसके बाद हम सैलरी को समझते हैं अच्छी तरीके से। ध्यान से देखो, एक मिस्टर लाला जी हैं जो क्या है, एक व्यापारी हैं जो बिजनेसमैन है, ठीक है, ये बात समझ में आती है। इनका एक गोडाउन है। अब ये जो गोडाउन है इसमें सामान कुछ आना है, तो इन्होंने क्या करा, जहां से भी ये गुड्स परचेज करते होंगे वहां पर इन्होंने अपना ट्रक भिजवाया, और ट्रक हो छोटा हाथी जैसा भी लग रहा, ड्राइंग में मेरे को अच्छी नहीं आती, ठीक है, उसमें गुड्स हमने यहां पर रखे हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आस्ते आस्ते गोदाम तक पहुंच गया, लेकिन अब गोदाम में से
माल अंदर रखने के लिए कोई ना कोई तो आएगा। तो यहां पर एक मिस्टर रामू जी हैं, वो क्या काम करते हैं, वैसे तो इनके यहां पर ही काम करते हैं, लेकिन ध्यान से देखो इसमें कितना अंतर है। वैसे तो इनके यहां पर ही काम करते हैं, लेकिन ये काम क्या करते हैं, ये काम करेंगे झाड़ी पर। झाड़ी का मतलब क्या होता है, जिसमें डे टू डे पेमेंट्स मिलती है। क्या मिलती है, डे टू डे। जैसे एक दिन में जो काम किया तुरंत उसकी पेमेंट कर दी जाती है। इन्होंने क्या करा, सारा गुड्स जो अनलोड किया और गोदाम में सेट कर दिया। तो लाला जी ने इनको क्या करा, आज की पेमेंट कर दी, 500 600 पेमेंट कर दी। ठीक है, या जैसे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज करो कुछ ठेकेदार होते हैं, ठीक है, हमने अपना घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शंस करने के लिए दिया गया है, उस पर जो लेबर काम कर रही है यानी कि जो बेलदारी कर रहा है, तो उसकी रोज पेमेंट करी जाती है, तो उसको भी हम मजदूरी बोल सकते हैं। तो ये आपके लिए खर्चा है, बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा। ये बात समझ में आती है, क्योंकि ये लाला जी के लिए जो काम कर रहे हैं मिस्टर रामू जी, वो बिजनेस के लिए तो कर रहे हैं, कोई घर में सामान तो नहीं रख रहे हैं, कहां रख रहे हैं, बिजनेस के लिए गोदाम में सामान रख रहे हैं। ये बात समझ में आती है। तो अब ध्यान से देखो, सैलरी का मतलब क्या होता है, वेतन। ये थोड़ी और बस ये होता है जब एम्प्लॉइज का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, वो पढ़ा लिखा होता है, तो उसको हम सैलरी बोल देते हैं। कैसे, अब मिस्टर लाला जी ओनर है, यहाँ पर बिजनेसमैन है, मालिक है, ठीक है, और इसी गोदाम पर गेट पर एक वॉचमैन जो है वो जॉब करते हैं। ठीक है, तो वॉचमैन को तो पर डे की पेमेंट मिलेगी नहीं, पर डे की तो पेमेंट मिलेगी नहीं, तो उन्हें पेमेंट कब मिलेगी, पेड एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि जब महीना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उनको कुछ पेमेंट दी जाएगी, जो मिस्टर लाला जी किसको दे देंगे, वॉचमैन को। तो बेटा ये बोली जाती है सैलरी। ये बात समझ में आती है, ये याद रखना, ये दिन में जो भी काम किया है उसकी रिस्पेक्ट में हमने क्या कर दी, पेमेंट कर दी, वो मजदूरी कहलाती है, वेजेस। ये एक्सपेंसेस होता है। साथ में अगर आपने महीने भर काम किया, उसके बदले में आपको क्या मिलती है, कोई पेमेंट मिलती है जो एम्प्लॉय पे कर रहा है, तो वो वेतन कहलाती है। ये भी एक्सपेंसेस होता है फॉर बिजनेस। ये बात समझ में आती है, ये आपको पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। ठीक है, आगे जब हमारे चैप्टर्स आएंगे इनका क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम मीनिंग। ध्यान से समझिए, मतलब कुछ और होता है, ट्रीटमेंट कुछ और होता है। तो ध्यान से देखना, मैं बस केवल आपको टर्म्स समझा रहा हूं, क्योंकि आप सभी बच्चे अकाउंट्स में नए हैं और ये आपको फेस करना पड़ेगा। आइए स्टूडेंट्स, आप सीखने वाले हैं हम स्टॉक के बारे में। जरा ध्यान से देखें, स्टॉक बोलो या इन्वेंट्री बोलो या स्टॉक इन ट्रेड बोलो, बात एक ही है। सर ये स्टॉक बताओ तो सही, किसके लिए हम यूज करते हैं, ध्यान से देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, मेरी एक शॉप है स्टेशनरी की, ठीक है, और मैंने जिसमें बुक्स परचेज करी हैं या पेन परचेज करे हैं, वो यूज करने के लिए करे हैं या मार्केट में सोल्ड करने के लिए। सर मार्केट में सोल्ड करने के लिए, क्योंकि मेरी दुकान स्टेशनरी की है। ये बात क्लियर होती है। तो जब मैं कोई भी गुड्स परचेज करता हूं इस इंटेंशन के साथ कि मैं फ्यूचर में उसे सोल्ड करूंगा, तो वो बोला जाता है बेटा मेरा स्टॉक। क्या बोला जाता है, स्टॉक। ये बात समझ में आ गई, जरा ध्यान से देखते हैं। तो ये तो था स्टॉक। अब स्टॉक टू टाइप्स के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। इनको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं पहले। ये बात समझ में आ गई होगी स्टॉक क्या होता है। जैसे मेरी क्या एक शॉप है, ठीक है, मैंने स्टेशनरी की शॉप है और मैंने बुक्स परचेज करी हैं, कितनी, 100 सेट। कितने सेट परचेज करें, 100 सेट्स, ठीक है, और मैंने उनको कितना सोल्ड कर दिया, 90 सेट्स, ठीक है। बेटा जो गुड्स मैंने ये बुक्स परचेज करी हैं सेल करने के पर्पस के लिए, तो ये कहलाते हैं मेरे पास स्टॉक। क्या कहलाता है, मेरे पास स्टॉक। लेकिन वो स्टॉक समझना जरूरी है कि सर ओपनिंग कौन सा होता है और क्लोजिंग। ये बात तो आप समझ गए होंगे स्टॉक क्या होता है। हाँ सर हम समझ गए हैं, जो भी गुड्स आपने परचेज करे हैं या जो माल खरीदा है, किस इंटेंशन के साथ, इस इंटेंशन के साथ कि आप उसे मार्केट में सोल्ड करोगे, तो वो होता है आपके लिए स्टॉक। ये बात समझ में आती है, जी हाँ सर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ 100 हमने सेट सोल्ड करे हैं, वो सॉरी 90 सोल्ड करे हैं, परचेज कितने करे थे, 100 परचेज करे थे। तो अब भी हमारे पास क्या बचे हैं, 10 सेट्स। तो ध्यान से देखना बेटा, मैं क्या बताने जा रहा हूं, साल के एंड में, किसके, साल के, एट द एंड ऑफ द ईयर, यदि आपके पास कोई ऐसा स्टॉक बच जाता है साल के एंड में जो आपका सोल्ड ही नहीं हुआ है, यानी कि अनसोल्ड है एट द टाइम ऑफ लास्ट डे ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ये बात समझ में आती है, तो वो बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक।
क्योंकि हमारी जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो कब क्लोज होती हैं, वो 31 मार्च को क्लोज होती हैं। इस वजह से 31 मार्च को जितना भी हमारा स्टॉक बच जाता है जो सोल्ड नहीं हुआ उसके लिए हम लगाते हैं यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। ये बात समझ में आती है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब ये क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, जब अगली साल आएगी क्या आप इन बुक्स को फेंक दोगे, क्या इसे वापस कर दोगे? नहीं सर, इसे अगले साल में हम यूटिलाइज करेंगे। तो ध्यान से बेटा, जो पिछली साल का क्लोजिंग होता है यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। यानी कि अगर हम बात करें 31 मार्च को जो भी हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है जो अनसोल्ड है वो कहलाता है क्लोजिंग। देखो नाम से ही पता चल रहा है क्लोजिंग। जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हुई तो उस दिन ही नाम हो गया उसका क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन ये जब अगली साल जाएगा यानी कि काम स्टार्ट होगा तो वो कब होगा? 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल में जो आपके पास स्टॉक होगा वो कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक। ये बात समझ में आती है? क्लियर? ये बात समझ में आ गई। साल के एंड में जो स्टॉक बचा हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक है, वही क्लोजिंग स्टॉक अगली साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। सर इसका ट्रीटमेंट होगा? तो बेटा ध्यान से, मैं ट्रीटमेंट नहीं समझा रहा इस क्लास में, मैं केवल आपको मीनिंग बता रहा हूं कि ये टर्म्स आपको परेशान कर सकती हैं, तो इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ प्लीज। आइए बेटा एक टर्म्स और सीखते हैं, डेप्रिशिएशन। ये टेक्निकल वर्ड्स क्या है? डेप्रिशिएशन एक बात करते हैं, जरा ध्यान से देखें। मुझे एक बताओ, जैसे प्रेजेंटली स्कूल है, ठीक है, आपको पता है कोविड-19 की वजह से स्कूल ओपन नहीं है, क्लियर है ये वाली बात है। लेकिन हर स्कूल के अंदर जो है बसेस खड़ी हुई हैं। क्या है? बसेस। ये बात समझ में आई। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो बसेस की जो वैल्यू है ये अभी यूज तो हो नहीं रही, ये तो बिजनेस के अंदर यानी कि स्कूल के अंदर ऐसी खड़ी हुई है। तो क्या इनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है या वैल्यू डिक्रीज हो रही है? ध्यान से बताओ बेटा, ध्यान से सुनना। आप जब एसेट्स खरीद लेते हो, अब एसेट्स क्या होता है बेटा, मैं लास्ट क्लास में मेरे पास जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में वीडियोस में मैं सब एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक, तो ध्यान से देखें, मेरे पास ये जो गाड़ी है मैंने एक बार परचेज कर ली तो इनकी वैल्यू बेटा इंक्रीज नहीं होगी, इनकी वैल्यू क्या होती रहेगी? डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, जैसे आपने सपोज करो एक नया फोन परचेज किया है और वो चाहे आप 10 दिन बाद या 20 डेज आफ्टर 20 डेज बाद यू वांट टू सेल देम, यानी कि आप उसे सोल्ड करना चाहते हो, तो मुझे बताओ क्या वो उतने का ही चला जाएगा जितने का परचेज किया? नहीं सर, कुछ कम का जाएगा। तो बेटा वो जो कम हुआ है किस वजह से? चाहे आपने यूज किया है, ठीक है, या वो आपने यूज नहीं किया है, फिर भी वो पुट टू यूज है, यानी कि आप उसे यूज कर सकते थे, उसकी वजह से अगर कोई वैल्यू में कमी आती है उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ सिस्टमेटिक रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। जो हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसकी वैल्यू जब कम होती है, क्यों कम होती है? टीयर एंड वियर, सॉरी ये टीयर एंड वियर हो जाता है ड्यू टू टीयर एंड वियर। इसका मतलब क्या? टीयर वियर का मतलब होता है यूज करना। क्या होता है? यूज करना। ठीक है, तो यूज करने की वजह से जो हमारी फिक्स एसेट्स होती है उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको बोलते हैं हम क्या? डेप्रिसिएशन। ये भी एक तरह से एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक, ये भी एक्सपेंसेस की तरह ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन कहां क्या होगा अभी मैं इसकी बातें नहीं कर रहा। तो ये बात समझ में आ गई? क्लियर है बातें कि जो स्कूल में बसें खड़ी हैं उनकी वैल्यू डे टू डे डिक्रीज होती जा रही है ड्यू टू द टीयर एंड वियर। आप यूज नहीं कर रहे लेकिन यूज करने की वो क्या कहते हैं ना उसकी पोजीशन में है। ठीक है, नहीं हो पा रहे वो एक अलग बात है, लेकिन वैल्यू उनकी डे टू डे डिक्रीज होती जा रही है। तो वो जो डिक्रीज होती रहती है वैल्यू उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होगी। आइए फ्रेंड्स एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं इस वीडियो का। ध्यान से देखें, ये बेटा लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। और ये क्या लिखा हुआ है? नेट प्रॉफिट। दोनों का मतलब ही अलग अलग है। सर ये कब आता है, ये कब आता है? बेटा मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बस मैं अभी आपको जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं जिससे कि ये टर्म्स आपको परेशान ना करे कि क्या होता है। ये आपको रीड करना है, एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं हिंदी में, प्लीज सुनने की कोशिश करें। ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, जरा ध्यान से देखते हैं। ये मेरी एक शॉप है, ठीक है, ये क्या है? मेरी एक शॉप है। ठीक, मैंने क्या काम करा,
100 सेट्स जो थे वो मैंने 10 की रेट से 1000 के परचेज करे। क्या करे मैंने? परचेज किए, ठीक है। और मैंने वो सोल्ड कर दिए। क्या कर दिए? सोल्ड। कितने? 90 सोल्ड कर दिए सब। या सपोज करो अभी हम सिंपल लेके चल रहे हैं, 100 ही सोल्ड कर दिए 20 के हिसाब से। सर इतना? यस बेटा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सेल किया हुआ हमारे पास कितना कलेक्शन है? 2000, और परचेज जब की थी तो कितना पैसा गया था? 1000। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, जनरली बता रहा हूं, वैसी ओवरव्यू, एक एग्जाम्पल से 1000 रुपीज। कितना? 1000। दिस इज कॉल्ड द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ये है कि आप जिस गुड्स में डील कर रहे हैं उसमें अभी आपने कितना कमाया, ठीक है। भाई सपोज करो अगर मैं से 1000 का 1000 में सेल कर देता, क्या ग्रॉस प्रॉफिट आता? नहीं आता। तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या? सर आप बुक्स परचेज कर रहे हो और उसे सोल्ड कर रहे हो, ठीक है। इसमें से अगर कुछ बच जाता है, अब इसमें से मैंने कोई खर्चा लेस नहीं किया, तो इस वजह से लिखा हुआ नथिंग हैज बीन डिडक्ट आउट ऑफ इट। यानी कि जब ये मैं ग्रॉस प्रॉफिट को कंप्यूट करता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से अभी मैंने बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस नहीं किए। सर ये क्या होता है? बताऊंगा बेटे, सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, बस कुल मिला के अभी आप इतना समझे, ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसमें से अभी हमने बिजनेस के एक्सपेंसेस लेस नहीं किए हैं, ठीक है। ये बात क्लियर होती है। बात आता है नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या? कि जैसे 1000 थे तो मेरे पास मेरा रेंट जाता था 100 रुपए का, वेजेस जाती थी उसकी 100 रुपीज की, तो मेरे पास कितना बच गया? 800 रुपीज। यानी कि जब ग्रॉस प्रॉफिट में से हम अपने बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं, तो हमारे पास जो बचता है वो कहलाता है नेट प्रॉफिट। तो आप देख पा रहे ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा है? जिसमें से अभी हमने बिजनेस का कोई भी खर्चा लेस नहीं किया, यानी कि मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस नहीं किए। और नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? कि जिसमें से हमने एक्सपेंसेस लेस कर दिए हैं। ये बात समझ में आती है? क्लियर है ये पॉइंट्स? क्लियर? तो बेटा अगर कोई डाउट हो तो मुझे क्लियर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को। मुझे पता है कहाँ गलती होगी आपकी, कहाँ समझने में प्रॉब्लम होगी, बट कोई बात नहीं। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स करें, जैसा भी है। वीडियो में अगर कोई परेशानी हो तो वो भी मुझे बताएं, मैं आपसे ही कुछ सीखता हूँ, ठीक है बेटा। ऐसा कुछ नहीं है कि हर इंसान परफेक्ट होता है, मुझे आपसे ही सीखना। जब तक आप मुझे फीडबैक नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी ये प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करूंगा कि वो प्रॉब्लम क्या हो, दूर हो, और मैं चाहूंगा कि मैं और हार्ड वर्क करूंगा जिससे मेरी वीडियो अच्छी बने, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक्स के साथ। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर।